जय हिंद दोस्तों। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आज के दिन अपने हाइप पर हैं, सबसे ज़्यादा ऊपर वाली सिचुएशन पर हैं और इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि कभी भी ऐसा लगने लग चुका है कि दोनों जो पक्ष हैं, खासकर दो बड़ी पावर्स इस टाइम पर आ चुकी हैं, अमेरिका और चाइना, तो वो इस लेवल तक पहुंच चुकी हैं कि कहीं ना कहीं कभी भी युद्ध की ज्वाला भड़क सकती है और जो भी युद्ध होगा वो बहुत ही विनाशकारी, भीषण होगा और ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत बुरा है, इसके बारे में क्या डिस्कशन करूं। लेकिन इस मामले में एक क्वेश्चन ये उठता है कि अमेरिका और चाइना जो आमने सामने हैं, क्या अमेरिका चाइना को रोक पाएगा? क्या अमेरिका इतना ताकतवर बचा है कि वो चाइना को रोक पाए? क्या अमेरिका इतना कैपेबल है कि वो चाइना को उसके घर के अंदर रख पाए या उसकी औकात में रख पाए? जब ये सिचुएशन आएगी तो हम इसके ऊपर दोस्तों अब डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। दोस्तों, कोरोना पीरियड चल रहा है और कोरोना में सबसे मेन बात यह है कि इस समय पर हर कोई घर में बैठा हुआ है, इकोनॉमिकली और हर चीज़ तरीके से समस्या है और बहुत सारे बच्चों के जो सपने हैं सरकारी अफसर बनने के, वो कहीं ना कहीं इस समय पर कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। हमने आपके लिए जीरो टू हीरो सीरीज स्टार्ट करी है और इस जीरो टू हीरो सीरीज के अंदर हमने आप लोगों के लिए बेसिक एनसीईआरटी का कोर्स शुरू किया है। इस बेसिक एनसीईआरटी के कोर्स को इस तरीके से करवाया जाएगा। देखो, एनसीईआरटी हर गवर्नमेंट एग्जाम में जीएस की फॉर्म में आती ही आती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो बेसिक एनसीईआरटी आपको इस तरीके से करवा दी जाएगी कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा, उस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आपको हम यहीं इसी बेसिक कोर्स के अंदर करवा देंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं, वो सारे के सारे सॉल्व करवा देंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवा दिया जाएगा और यही रीजन है कि आप लोगों की बेस्ट ऑफ द बेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं होगा और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें जीएस की वजह से आप मार नहीं खाएंगे। अब सवाल यह है, फीस तो देखो दोस्तों, हम हजारों लाखों में फीस नहीं ले रहे। रीजन उसका यह है क्योंकि मेरा मानना यह है इस टाइम पर दुनिया जो है वो दुर्गति में, बहुत समस्याओं में उलझी हुई है, प्रॉब्लम्स में है। ऐसे में हमने बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है। जितना आप लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे ना, उतने ही अमाउंट में हम आपको यूपीएससी से लेकर सभी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 500 रुपये पर मंथ की आप लोगों के लिए फीस रखी हुई है, जिससे हमारा भी बेसिक खर्चा निकल जाए और आप लोगों की भी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए। अभी हमारा सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप अपने खुद तो जुड़े, अपने जानकारों को भी हमारे साथ जोड़ें ताकि हमारा जो उद्देश्य है सबका भला करना, वो भला कर पाए। दोस्तों, अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक है कि क्या अमेरिका चाइना को रोक पाएगा? क्या अमेरिका चाइना को रोक पाएगा? तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो दुनिया अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड से शुरू होती है, जिसके अंदर एक तरफ तो फॉल ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस का पतन हुआ। एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस का पतन हुआ, फॉल ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, राइज ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर। एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो खत्म हो गए, दूसरी तरफ यूएसए और यूएसएसआर जो हैं उनका राइज होना शुरू हो गया। और जैसे ही उनका राइज होना शुरू हुआ, उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। यहां पूरी दुनिया दो पार्ट्स में बट गई। वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, या यूं कहें ब्लॉक्स। एक था अमेरिकन ब्लॉक और दूसरी तरफ था सोवियत ब्लॉक। जब ये दो ब्लॉक बन गए और दोनों के दोनों पावरफुल ब्लॉक थे, तो वो कोल्ड वॉर सिचुएशन आई। शीत युद्ध कहा जाता है। 1991, ये कोल्ड वॉर अप्रॉक्सीमेट 1945 से लेकर 1991 तक अप्रॉक्सीमेट 45-46 ईयर्स तक चला। बाद में इसका रिजल्ट ये हुआ कि सोवियत यूनियन जो है उसका कलेप्स हो गया। फॉल ऑफ यूएसएसआर कहें या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ। जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ तो 1991 से लेकर और 2015 के आसपास तक ये जो पीरियड है
इसमें एक तरीके का यूनिपोलर वर्ल्ड वाली सिचुएशन डेवलप हुई। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब है एक ध्रुवीय विश्व। अब जब एक ध्रुवीय विश्व की सिचुएशन यहां पर डेवलप होगी तो इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर पूरे के पूरे सिचुएशन के अंदर ओनली अमेरिका वॉज अ सुपर पावर, या यूं कहें अमेरिका वॉज द ओनली सुपर पावर। अमेरिका वॉज द ओनली सुपर पावर। और ये सिचुएशन लगभग सोचकर देखिए 25 ईयर्स, 25 साल तक चली। अमेरिका वॉज द ओनली सुपर पावर। अमेरिका, सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर था और कोई दूसरी ताकत उसके सामने सर उठाने लायक नहीं थी। इसीलिए अमेरिका जो है वो पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड की तरह काम करना शुरू कर देता है। पूरी दुनिया के पुलिसमैन की तरह काम करता था। जहां भी कोई भी डिस्प्यूट या प्रॉब्लम आती, जहां भी कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम आती, अमेरिका जाके अपनी टांग अड़ा देता, डराता धमकाता और उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करता या चेंज कर देता। इसी को कहा गया स्टार्टेड रनिंग द वर्ल्ड एज पर हिज विशेस। स्टार्टेड रनिंग द वर्ल्ड एज पर हिज विशेस। अपनी इच्छाओं के अनुसार इस पूरी दुनिया को चलाने लगा अमेरिका। पुलिसमैन ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया का पुलिसमैन पूरी दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने लगा कि जैसे मैं चाहूंगा दुनिया वैसे चलेगी, और हर किसी को डराना धमकाना और न जाने क्या क्या। नतीजा उसका क्या कि आप देख सकते हैं अफगान वॉर जो 2001 से शुरू होकर 2021 तक चल रही है, इराक वॉर, फिर सीरिया वॉर, फिर उसके बाद लीबिया, उसके बाद और न जाने कितनी जगहों पर अमेरिका ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी टांग अड़ा रखी है। अगर अमेरिका ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी टांग अड़ा रखी थी, नतीजा ये हुआ पूरी दुनिया का ऑर्डर, वर्ल्ड वॉज फॉलोइंग अमेरिकन ऑर्डर। दुनिया जो थी वो अमेरिका के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। समझे? वर्ल्ड वॉज फॉलोइंग अमेरिकन ऑर्डर्स, और ये दुनिया के अंदर चल रहा था। और ऐसा होता है, जो सबसे ताकतवर होता है वो सबको पॉलिटिक्स क्या हर जगह पर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन शक्ति अगर संयम के साथ आए तो ज्यादा अच्छा है। शक्ति संयम के साथ ही स्थिर रहती है। शक्ति और संयम का मेल बहुत दुर्लभ है, लेकिन अगर शक्ति और संयम साथ साथ चलेंगे, हैंड इन हैंड होंगे। आपके पास शक्ति है लेकिन साथ में संयम है, सद्बुद्धि है, संयम है और सद्बुद्धि है। यकीन मानिए आप ब्रह्म बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। शक्ति क्या है? सत्ता। सत्ता क्या है? नशा। हर किसी को हजम नहीं होता। शिव भी तांडव करने लग गए थे। शिव के तांडव का मतलब प्रलय होता है। नशा प्रलय लाता है, प्रलय। अमेरिका के साथ ऐसा ही हुआ। अभी तक वो शक्ति जब तक बैलेंस ऑफ पावर में थी, जब तक यूएसए की शक्ति संतुलित थी यूएसएसआर से, कोई समस्या ही नहीं थी। जब तक शक्ति, यूएसए की शक्ति यूएसएसआर से संतुलित थी, शक्ति संतुलन था, कोई समस्या नहीं थी। शक्ति संतुलन खत्म हुआ, एकमात्र शक्ति बची, ओनली पावर वॉज देयर। नतीजा क्या हुआ? वॉर्स। अब इसने दुनिया को तो नुकसान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? बैकफायर किया। किसको? यूएसए को।
बैकफायर किसको किया? यूएसए पर। बैकफायर का मतलब यूएसए हो गया। बैकफायर करने का नतीजा क्या हुआ? असलियत में 2008 अमेरिका की हिस्ट्री को चेंज करने वाला ईयर है। ईयर चेंज्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। कई बार होता है कि हर देश के पास कुछ ना कुछ ऐसे साल गिनवाने के लिए होते हैं जिन्होंने उस देश की दशा और दिशा बदल दी होती है, पूरी डायमेंशन बदल रखी होती है। यस, और दुनिया भी बदल जाती है उसके साथ साथ। चाइना को देख सकते हैं 1949, उसके बाद 1960s, 69, 70, 72 तो बिल्कुल ही जब निक्सन विजिट करते हैं पांडा डिप्लोमेसी आती है। उसके बाद डेंग जियोपिंग 1989, उसके बाद अगर आप देखेंगे 2013 BRI। तो ये चाइना की लाइफ में एक चेंजिंग पीरियड्स हैं। इंडिया को भी देखेंगे तो 1947, उसके बाद 1992, 47 के बाद में लगभग 1973 को तो चलो मान लेंगे, लेकिन 1992 को सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज मानता हूं। और उसके बाद 2014। ये 3 साल इंडिया की पॉलिटिक्स को भी चेंज करने के लिए, इंडिया के लिए भी ड्रास्टिक चेंज लाने वाले साल थे, और ये सबसे मेन बात है। अब चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आया या ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, और इस इकोनॉमिक डिप्रेशन ने और कुछ किया या नहीं किया, असलियत में सिंक अमेरिकन इकोनॉमी सिंक इकोनॉमी जो थी वो क्रैश करना शुरू कर गई। और जैसे ही अमेरिकन इकोनॉमी क्रैश की, यहां से इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने लगा, अमेरिका का इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने लगा। और यहीं से अमेरिका का इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने लगा, और यहीं से जब उसका वॉर एक्सपेंस देखा गया तो पता लगा असलियत में वॉर एक्सपेंस में $1 ट्रिलियन के आसपास अमेरिका खर्च कर चुका है। और अगर अमेरिका का डेट देखा गया तो अप्रॉक्सीमेट $27 ट्रिलियन डेट हो चुका है। $27 ट्रिलियन का कर्ज अमेरिका के ऊपर हो चुका है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका के ऊपर है। एक तरफ अमेरिका कर्ज में डूबा हुआ है, इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है, इकोनॉमी चल नहीं रही, और दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी अमेरिका ने जो 1970s के अंदर जो गलती की थी उसका खामियाजा भुगता कि चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। और चाइना जो एक मरा हुआ दैत्य था, या यूं कहें कि स्लीपिंग ड्रैगन था, स्लीपिंग ड्रैगन, उसको जाके वोकअप कर दिया, यानी उठा दिया। जैसे ही स्लीपिंग ड्रैगन उठा, उसने तरक्की करना शुरू किया साइलेंटली। चाइना की खास बात यह है, बहुत सारे काम, मैक्सिमम काम साइलेंटली करते हैं। यहां तो आप एक पटाखा भी फोड़ोगे तो तालियां बजाना ऐसा शुरू करेंगे कि शोर दनादन। वहां तो बम भी फोड़ देते हैं तो भी कुछ नहीं बताते किसी को। फैक्ट है ये, समझे? तो स्लीपिंग ड्रैगन को उठा चुका था। और जब अमेरिका सबसे बुरे दुर्गति के दौर में था, वहां जब अमेरिका वॉज इन वॉर 2001 से लेकर 2021, या यूं कहें, इसको थोड़े से और पीछे से ले जाते हैं, 1991 से लेकर 2001 तक लगा लेते हैं। यहां ये 3 चीजें थी, 3 चीजें। फर्स्ट, collapse ऑफ रशिया, collapse ऑफ USSR एंड इट्स इम्पैक्ट। पूरी दुनिया जो थी उसके प्रभावों को देख रही थी कि USSR के गिरने के बाद अब क्या बदलाव होते हैं। दूसरी तरफ पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका था, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड जो था
वो अमेरिका था, और अमेरिका सबको डरा रहा था, धमका रहा था। वो अपनी नंबर 1 पोजीशन को एंजॉय कर रहा था, enjoying the number 1 position of this word, enjoying his victory over USSR। ये सबसे मेन बात थी। वहीं अगर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया का एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। मैं उसे पॉलिटिकल क्राइसिस ही मानता हूं, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। पॉलिटिकल क्राइसिस था, मिलीजुली सरकारें थी, कोई सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, स्टेबल गवर्नमेंट थी ही नहीं, पॉलिटिकल क्राइसिस। वहीं चाइना अगर आप देखेंगे तो डेंग जियाओपिंग की उसमें लीडरशिप में डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा था। यह इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। साइलेंटली कर रहा था, और वो भी साइलेंटली कर रहा था, यहां तक कि ना तो किसी ओलंपिक में 2 से 2 ओलंपिक मेरे ख्याल से इसने मिस किए, ना दुनिया में किसी से बात, सिर्फ और सिर्फ साइलेंटली अपना काम कर रहा है, बिना किसी पंगा लिए, बिना बात को आगे बढ़ाए, किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बात आगे नहीं बढ़ानी, चुपचाप अपना काम कर रहा है। ओनली कंट्री विच वॉज शोइंग डबल डिजिट ग्रोथ एंड हैड पोटेंशियल टू चैलेंज any country in this world after few years। 2001 से लेकर मेरा मानना यह है 2015 के आसपास तक दुनिया बदल चुकी थी। अमेरिका जो था got engaged into war, वॉर्स, अलग अलग लड़ाइयों में उलझ गया। वॉर क्या, लड़ाई क्या चाहता है? पैसा। लड़ाई प्रोग्रेस को भी रोक देता है। पैसे के अंबार पे बैठा था दुनिया, उसके अनुसार चल रही है, सब चीजें उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ भाई, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। अमेरिका अफगान क्राइसिस, अफगानिस्तान के ट्रैप में फंस गया, ईरान इराक के ट्रैप में फंस गया, इराक सीरिया के ट्रैप में फंस गया, मिडल ईस्ट के ट्रैप में फंस गया। नतीजा क्या हुआ? जब अमेरिका वॉर में एंगेज था, इंडिया वॉज ट्रैप्ड इनटू क्रॉनी कैपिटलिज्म। यस, इंडिया जो था वो क्रॉनी कैपिटलिज्म में फंसा हुआ था, लूट खसोट चल रही थी। याद करके देखिए, 2G, 3G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, दनादन स्कैम्स ही स्कैम्स। 2004 से 14 वाला पीरियड देखो यार, स्कैम्स ही स्कैम। नो डाउट आपने स्टार्टिंग में अच्छी लेबर की, और इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर होने का फायदा यह हुआ कि आप 2008 में डूबे नहीं, लेकिन अंदर खाते जो जड़ें खोदी गई ना, आप ट्रैप में फंस गए, स्कैम्स वाले ट्रैप में। यह आपका सबसे बुरा दौर था। प्रोग्रेस अगर आम आदमी को साथ लेके होना दोस्तों, आम आदमी को साथ लेके जब प्रोग्रेस होती है तो उसका गजब इंपैक्ट होता है। लेकिन जब प्रोग्रेस आम आदमी को साथ लेने की जगह सिर्फ और सिर्फ गिने चुने कैपिटलिस्ट भी नहीं, कैपिटलिस्ट अगर हो तो भी प्रोग्रेस कर जाते हैं वो, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना चाहिए, कमाना आना चाहिए। जब आपके रिसोर्सेज की बंदर बांट हो और हर चीज की बंदर बांट हो जाए, और सिर्फ मैं, मेरे परिवार वाले, मेरे जानकार, मेरे रिश्तेदार खाएंगे, बाकी किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा टाइप की बात हो जाए, और जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के, मतलब सिर्फ और सिर्फ गिने चुने टॉपिक्स के ऊपर, गिने चुने ही जगहों पर हाथ डाल पाए और उन्हें वो मिले जो नेताओं की झूठन हो, तो देश डूबता हुआ नजर आता है, हद से ज्यादा बुरी सिचुएशन में नजर आता है। यहां आपका देश वो उस सिचुएशन में अटका हुआ था। और चाइना, यस, डबल डिजिट ग्रोथ। हालांकि इंडिया की भी ग्रोथ ठीक थी, लेकिन जिस स्पीड से होनी चाहिए थी, जिस पोटेंशियल के साथ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई।
2009 से बल्कि 2008 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, 8 में या 10 में, कुछ 10 में। तो 2007-8 से जो बंदरबाट और शुरू हुआ था, और कांग्रेस ने, शुक्र मनाओ, कांग्रेस ने एक भारत के साथ अच्छा काम कर दिया जो कांग्रेस के लिए ही भस्मासुर बन के निकला, और वो था आरटीआई ले आई। कांग्रेस आरटीआई लाई और अपने लिए ही भस्मासुर पैदा कर लिया, लेकिन भारत का उद्धार कर दिया। और जितना ये क्रॉनी कैपिटलिज्म वाला कीचड़ था ना, उखाड़ के फेंक दिया। वरना अगर आरटीआई नहीं होता तो आप लोगों को पता थोड़ा ना लगता कि इतना स्कैम हो गया, इतनी बंदरबाट हो गई और इतना सब कुछ हो गया ना, कुछ पता नहीं लगता। आरटीआई ने ही इनकी बखियां उधेड़ के रख दी। एक एक घोटाला कि वो जो टिश्यू पेपर का जो पैकेट होता है जो 5, 10, 15 रुपए का आता है, वो 900 रुपए का कैसे खरीदा गया या 3000 रुपए का कैसे खरीदा गया एक पैकेट। यस, घोटाला, कॉमनवेल्थ। हालांकि वो घोटाले कहां दब गए, किधर गए, इस बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर भी ये आरोप तो लगाया जा सकता है कि भाई यार वो घोटाले थे, वो कहां गए बताओ तो सही। लेकिन एक सरकार अगर घोटालों को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देनी शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं अपोजिशन दूसरे स्कैम्स कर रहा होता है और अंदर खाते ये लोग बार्गेन कर लेते हैं। अब आप समझिए, चाइना डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा है, इंडिया क्रॉनी कैपिटलिज्म में फंसा हुआ है, अमेरिका युद्धों में फंसा हुआ है। कोई देख ही नहीं रहा कि चाइना तरक्की कर रहा है। और ड्रैगन वॉज ग्रोइंग। 2012-13 वो टाइम पीरियड था, 13, जो दुनिया के लिए चेंजिंग पीरियड में मानता हूं। शी जिनपिंग आते हैं 2013 के अंदर और उनका एक प्रोजेक्ट होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसे पहले OBOR कहते थे, वन बेल्ट वन रोड, बाद में उसका नाम करके कर दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। BRI चाइना की पहली धमक थी दुनिया के अंदर यह बताने की कि अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता हूं और उस पर डोमिनेट करूंगा। यहां जाके अमेरिका की थोड़ी सी आंख खुली थी। हालांकि आंखें तो पहले भी खुली हुई थी, लेकिन वो युद्ध में फंसा हुआ था। लेकिन खुलकर अमेरिका जिस तरीके से आया, उसे वो BRI के डिक्लेरेशन के बाद आया। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी। BRI, चाइनीज क्लेम टू बिकम अ सुपर पावर। अब चाइना का यहां पर क्लेम था कि वो सुपर पावर बनने जा रहा है। अब प्रॉब्लम यह थी कि टिल दिस टाइम चाइना वॉज द फैक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया की लगभग क्या 100% बड़ी से बड़ी फैक्ट्रीज चाइना में थी। सबसे बड़ी फैक्ट्री चाइना में, सबसे बड़ी बिल्डिंग चाइना में, सबसे बड़ा सिस्टम चाइना में, सबसे बड़े जहाज, पोर्ट्स चाइना में, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स चाइना में। हर जगह, हर चीज में चाइना वॉज नंबर 1। अब यहां फैक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड और असलियत में कपलिंग ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, कपलिंग ऑफ चाइनीज इकोनॉमी विद द इकोनॉमी ऑफ मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के मैक्सिमम देशों की इकोनॉमी से चाइना की इकोनॉमी कनेक्ट हो गई। दुनिया की मैक्सिमम इकोनॉमी से चाइना की इकोनॉमी कनेक्ट हो गई और असलियत में मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड, कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया की सबसे अधिकांश देशों के साथ चाइना वॉज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना वॉज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अमेरिका को पता ही नहीं लगा कि कब चाइना धीरे धीरे करके दुनिया के मैक्सिमम देशों का ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका था। मैक्सिमम ट्रेड,
देशों का। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब यह होता है कि चाइना उन देशों को एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है और इंपोर्ट भी उनसे ज्यादा है। यानी अगर एक्सपोर्ट करेगा तो वहां की मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब वहां की मार्केट चाइनीज प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। और इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब वहां की इंडस्ट्रीज चाइना के मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी वो देश इकोनॉमिकली चाइना से बहुत ज्यादा क्लोज हो चुका है अमेरिका के कंपैरिजन में। इसका और सबसे बड़ी बात, यहां पर ट्रेड बैलेंस जो था वो इन फेवर ऑफ चाइना, बैलेंस वाज इन फेवर ऑफ चाइना। मैक्सिमम देशों के साथ चाइना के फेवर में ट्रेड था। यानी चाइना जितने भी देशों से व्यापार करता था उन सबसे चाइना को फायदा होता था, पैसा मिलता था, डॉलर मिलता था, पैसा मिलता था, डॉलर मिलता था, बहुत फायदा होता था। नतीजा उसका क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा फायदा होता था, जब बहुत ज्यादा फायदा होता था और ट्रेड बैलेंस उसके फेवर में था, ट्रेड बैलेंस उसके किसके, चाइना के फेवर में था, तो यकीन मानिए यहां पर $3 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स, यानी दुनिया के जो करेंसीज हैं, $3 ट्रिलियन की करेंसी उसके पास, उसके बैंकों में दुनिया के पैसे जमा थे, खासकर डॉलर्स में जमा थे। इंडिया के पास अब आज रिपोर्ट आई है कि $600 बिलियन हुए हैं, $600 बिलियन। और आज भी इसका मतलब यह हुआ, अगर आप इंडिया के पास $600 बिलियन हैं कि आपसे 5 गुना है। फॉरेन रिजर्व्स के मामले में, फॉरेन रिजर्व्स के मामले में अब आपसे 5 गुना है। आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो उसके 5 करोड़ रुपए उसके बैंक में पड़े हुए हैं। फैक्ट्री बढ़ी, जीडीपी बढ़ी, हर चीज बढ़ी, हर चीज चाइना की बढ़ी। और तो और अमेरिका के ऊपर क्या है, कर्ज है $27 बिलियन का। यह बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया के पास 1 करोड़ रुपया बैंक में है, चाइना के पास 5 करोड़ रुपया बैंक में है, अमेरिका के ऊपर 27 करोड़ रुपया बैंक का लोन है। यह सिचुएशन आज है। आज है 27, क्यों 3 नीम, हाँ तो 27 ही हो गया। 27 नहीं हुआ भाई, 27 करोड़ रुपए का मतलब ये हो गया 5 गुना तो ये है, ठीक है। और तो 5 नीम 45 करोड़ रुपया लोन है। देख लीजिएगा, ट्रिलियन फिलियन मेरे को कम समझ में आते हैं। तो आप अंदाजा लगाकर देखिए, इतना लोन, इतना पैसा, इतना सब कुछ, गजब है। ये तो सच में गजब है। और यहां से सिचुएशन को आप आगे समझेंगे कि चाइना पैसा रख के बैठा हुआ है, ब्रिटेन के पास, सॉरी इंडिया के पास पैसा है और अमेरिका उससे मतलब उलझा हुआ है, लोन है। और चाइना के पास अप्रॉक्सीमेट जो हैं 3 ट्रिलियन और इतने ही $3 ट्रिलियन के ट्रेजरी बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं अमेरिका के। यानी इतना ही लोन अमेरिका को दे रखा है, इतना लोन अमेरिका को दे रखा है, यानी अमेरिका को कर्जा दे रखा है। अब अगर इतना कर्जा दे रखा है, ट्रेजरी बिल्स खरीद रखे हैं, इंडिया ने भी कुछ ट्रेजरी बिल्स अमेरिका के खरीद रखे, ये खरीदते हैं आपस में, तो अंदाजा लगाकर देखिए यहां चाइना के पास अमेरिका की इकोनॉमी की नब्ज है। अमेरिका चाइना का कर्जदार है पैसे के मामले में। हालांकि अमेरिका भी कम नहीं है, अमेरिका की जो कंपनीज हैं उन्होंने चाइना के ऊपर इन्वेस्टमेंट इतना कर रखा है कि आज थोड़ी सी कंपनीज, चाइना अमेरिका की कंपनीज अपना हाथ खींच ले तो चाइना का जो पूरा शेयर मार्केट है धड़ाम से नीचे आएगा। ऐसा हुआ था, एक दिन में 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, एक दिन में चाइना का, कुछ 2-3 साल पहले की बात है। यह सिचुएशन चली। अब यहां आ जाते हैं कंपैरिजन में। एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ अमेरिका है। चाइना जो है वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है,
फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, उसके पास इंडस्ट्रीज हैं, इसके पास लेबर है, इसके पास टेक्नोलॉजी है, और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। इकोनॉमिक बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस है। नतीजा क्या है? ये बन गई है इकोनॉमिक सुपर पावर। इकोनॉमिक सुपर पावर। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो इन्वेस्टर तो है दुनिया का सबसे बड़ा, उसके पास कंपनीज हैं। किसी टाइम पर टॉप 500 कंपनीज में से 250 के 200 के करीब कंपनीज, सबसे बड़ी कंपनीज अमेरिका की होती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया की जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनमें अमेरिका की कंपनीज अप्रोक्सीमेट 120 हैं जो नंबर 1 पे हैं। टॉप कंपनीज में जो टॉप कंपनीज हैं उनमें अमेरिका की 120 कंपनीज हैं और चाइना की 130 कंपनीज हैं, यानी चाइना की कंपनियां भी बड़ी हो गई हैं। अब ऐसे में टेक्नोलॉजी के मामले में भी जो टेक्नोलॉजी इंडिया में अमेरिका के पास है वो कहीं काफी सारी दूसरी टेक्नोलॉजी चाइना के पास एडवांस हैं। अमेरिका के पास चीप लेबर नहीं है और बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स जो हैं वो चाइना के फेवर में जाती हैं। इसलिए चाइना सुपर पावर है, लेकिन जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है यानी इसकी इकोनॉमिक वीकनेस दिखाई दे गई है कि हां ये इकोनॉमिकली वीक हो चुका है, ये इकोनॉमिकली वीक हो चुका है। लेकिन अभी भी इसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है कि हां मिलिट्री सुपर पावर अमेरिका ही है। लेकिन प्रॉब्लम समझिए कि मिलिट्री सुपर पावर जो है वो अमेरिका है और इकोनॉमिक सुपर पावर चाइना है। अब इसका दूसरा पक्ष समझिए। जेब में पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसा बड़ी चीज है। जेब में पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसा बड़ी चीज है। यहां इस चीज को समझिए कि असलियत में अमेरिका की मिलिट्री सुपर पावर की इकोनॉमिक वीकनेस का इफेक्ट या इंपैक्ट उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर दिखाई देना शुरू हो चुका है। नो डाउट एयरफोर्स से लेकर डिफेंस सिस्टम से लेकर मिसाइल्स से लेकर फोर्सेस से लेकर सब चीजें अमेरिका के पास आज भी बहुत ज्यादा महंगी हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन कॉस्ट कटिंग अमेरिका के अंदर शुरू हो चुकी है और उसका सबसे मेन इफेक्ट नेवल स्ट्रेंथ पर दिखाई दे रहा है। आज के दिन चाइना की नेवी ताकत में भले ही अमेरिका की ज्यादा हो, लेकिन नेवल फोर्स के मामले में चाइना की नेवी अमेरिका से आगे बढ़ चुकी है। चाहे सबमरीन्स का मामला हो, चाहे वेसल्स का मामला हो जो जहाज चलते हैं, फाइटर शिप्स का मामला हो, चाइना आगे बढ़ चुका है। क्यों? अमेरिका को मजबूरी में कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। कर्जा ज्यादा है भाई, उसका लोन का जो कर्जा है वो ज्यादा है, उसका जो ब्याज है वो ज्यादा है, वो उतारा नहीं जा पा रहा है। और अब दोबारा $6 ट्रिलियन का बजट बनाया गया है कोविड के अंदर। अब उसमें कितना मिलिट्री और दूसरी चीजों पे जाएगा पता नहीं, अभी उसका एनालिसिस करना बाकी है। तो अंदाजा लगाकर देखिए, इंपैक्ट नजर आ रहा है। और कर्जा लेके कब तक काम चलाएंगे? और कर्जा एक ना एक दिन तो उतारना पड़ेगा, वरना उसका ब्याज जो है वो आपके ऊपर दबाव बनाता चला जाएगा। और डॉलर की स्ट्रेंथ को कम किया जा रहा है। डॉलर जो है चाइना उसको कमजोर कर रहा है और दुनिया के अंदर युआन एक अपनी पैंठ बना चुका है, भले ही बहुत छोटी, लेकिन पैंठ बना चुका है। साथ में अमेरिका के जो दोस्त हैं वो भी इतने ताकतवर नहीं बचे हैं। अमेरिका के जो दोस्त हैं वो भी इतने ताकतवर नहीं बचे हैं जितने उम्मीद की जा रही थी। अब तो बल्कि छिटकने लग गए हैं। टर्की और न्यूजीलैंड इसका बेस्ट एग्जांपल है।
तो अंदाजा लगाकर देखिए दोस्तों, यहां पर अमेरिका कमजोर होता जा रहा है और इसकी इस कमजोरी को इस तरीके से देखा जाता है कि जहां 2015 तक जैसा अमेरिका चाहता था दुनिया में हर देश वैसा ही करता था, आज के दिन 2020 से लेकर 2020 से लेकर आज तक के रिकॉर्ड में अमेरिका पूरी ताकत लगा चुका है, चाइना को कंटेन नहीं कर पा रहा। चाइना को कंटेन नहीं कर पा रहा, साउथ चाइना सी में खुलकर क्लेम कर रहा है चाइना। अमेरिका वहां अपना दावा तो कर रहा है लेकिन चाइना को धमकी देने की हिम्मत नहीं कर रहा। और चाइना खुलकर ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी से लेकर और जापान तक को धमकाने में जापान और ताइवान को धमकाने का मतलब है अमेरिका को धमकाना, ऑस्ट्रेलिया को धमकाने का मतलब है अमेरिका को धमकाना, और चाइना ऐसा खुलकर कर रहा है। इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट यही होगा, इंपैक्ट यही है इसका असर यही है कि हालात जो हैं वो चाइना के अपोज हो रहे हैं, अमेरिका के विरोध में जा रहे हैं। और अमेरिका एक सुपर पावर तो है लेकिन डिक्लाइनिंग सुपर पावर है, और यही रीजन है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका चाइना को रोक पाएगा? तो आंसर कड़वे शब्दों में है नहीं। बैलेंस ऑफ पावर तो कर पाएगा लेकिन रोक पाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या पूरे तरीके से दबा पाएगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग इसे सेकंड कोल्ड वॉर सिचुएशन कह रहे हैं। इसे सेकंड कोल्ड वॉर कहा जाएगा एंड वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो आज नहीं तो कल होगा। आज नहीं तो कल होगा। क्यों है? क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी जब लड़ रहे थे ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तो उससे पहले उनके इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा थे। उनके इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा थे, आर्थिक तौर पर एक दूसरे से ज्यादा लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही कोल्ड वॉर शुरू होता है, कोल्ड वॉर में मिलिट्री स्ट्रेंथ तो थी लेकिन इकोनॉमिक टसल नहीं था, इसलिए लड़ाई सिर्फ मिलिट्री तक ही सीमित रही। इकोनॉमी का एक दूसरे से कंपटीशन नहीं था। लेकिन यहां असलियत में इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों का कंपटीशन है, बिल्कुल वही वाला जो ब्रिटेन और जर्मनी का कंपटीशन था। और यही रीजन है, ये आज के दिन कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में सिचुएशंस बदलें और दुनिया बदलती हुई नजर आए, और दुनिया एक युद्ध के मुहाने पर जाकर कब खड़ी हो जाए पता नहीं। अभी तो आर्म्स रेस चल रही है, उसमें भारत भी बहुत तगड़े तरीके से शामिल है। भारत पूरी ताकत के साथ अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पूरी ताकत के साथ अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ खासकर बढ़ा रहा है, और जो कमियां छूट गई थी उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा, लेकिन अभी का तो हाल यही है, समझे? तो कंक्लूजन इस वीडियो का यह निकला कि अमेरिका इस लायक नहीं बचा है कि चीन को पूरे तरीके से दबा सके। रोक लेगा, दबा नहीं पाएगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।